Hello students, I am Himanshu and I welcome you all on Hi Mentor. So students, in our previous class we have discussed about animal tissue. In that class we have discussed epithelial tissue. Now let's move forward in this chapter, and today we are going to start with connective tissue. And today we will try to complete this chapter. So without wasting any further time, let's get started. तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों हमने क्या किया था प्रीवियस क्लास में अपनी में कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने देख लिया था। तो हम बढ़ते हैं बच्चों अब इसमें आगे और इसके टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, और एक बात और बच्चों, आज हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को कंप्लीटली फिनिश कर लें। ओके, तो मे बी शायद ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो कोशिश करेंगे हम कि आज हम इसे फिनिश कर दें। ओके बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट इट। हम शुरू करते हैं बच्चों एरियोलर टिश्यू से। ठीक है, तो एरियोलर टिश्यू, एक बात और बच्चों, एक चीज मैं आपको बतानी भूल गया था। जो बच्चों टिश्यू होते हैं, टिश्यूज की स्टडी को हम बोलते हैं बच्चों हिस्टोलॉजी। आप ये ध्यान रखिएगा कि स्टडी ऑफ टिश्यू जो होता है, स्टडी ऑफ टिश्यू, उसको बोलते हैं बच्चों हम हिस्टोलॉजी, known as histology। ठीक है बच्चों, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि टिश्यूज की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं बच्चों हम एरियोलर टिश्यू से। एरियोलर टिश्यू जो होते हैं बच्चों, ये कनेक्टिव टिश्यू में अबेंडेंट टिश्यू माने जाते हैं। कहने का मतलब है कि एरियोलर टिश्यू जो है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू हैं। एरियोलर टिश्यू वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू हैं, क्योंकि हमने क्या पहली क्लास में हमने देखा था अपनी में कि हम बात कर रहे थे कि कनेक्टिव टिश्यू को हम पैकेजिंग टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो पैकेजिंग टिश्यू बच्चों हम इसलिए बोलते थे क्योंकि वो कर क्या रहा था कि वेरियस टिश्यूज को या डिफरेंट टिश्यूज या ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा था वहां पे वो। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बच्चों ये एरियोलर टिश्यू जो होते हैं ना, ये वही काम करते हैं। ये करते क्या हैं, ये बाइंड करते हैं वेरियस टिश्यूज को एक साथ, मतलब अलग अलग टिश्यू को एक साथ ये बाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू भी हम इसे कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू को बाइंड करने का काम करते हैं। मतलब ये क्या करेंगे, बहुत सारे टिश्यूज को मिला के एक ऑर्गन बनाने का काम करेंगे, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो एरियोलर टिश्यू बच्चों इसीलिए ही वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, क्योंकि बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। दूसरा ये कि ये पाए जाते हैं स्किन में, मसल्स में या ब्लड वेसल्स के अराउंड, नर्व्स में भी बच्चों एरियोलर टिश्यू पाए जाते हैं, और बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो बच्चों वो जगह होती है जहां पे हमारा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों एरियोलर टिश्यू में कि हिस्टोसाइट क्या करते हैं। एरियोलर टिश्यू में बच्चों हमने देखा था कि उसमें कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो इसी का एक सेल्स का ये पार्ट है हिस्टोसाइट। हिस्टोसाइट क्या करते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को इंफेक्शन से बचाते हैं। ठीक है, ये फैगोसाइट, ये क्या करते हैं बच्चों, हिस्टोसाइट जो होते हैं ये फैगोसाइटोसिस करते हैं। क्या करते हैं, साइटोसिस। इसका मतलब होता है बच्चों कि ये फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि ये सेल्स क्या करते हैं, ये इनगल्फ कर लेते हैं फॉरेन सब्सटेंस को। ठीक है, उसको बोलते हैं बच्चों फैगोसाइटोसिस। तो एरियोलर टिश्यू के जो हिस्टोसाइट्स हैं वो हमारी बॉडी को इंफेक्शन से बचाते हैं। और लास्ट और इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों इनका कि ये पैकेजिंग और रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू में हेल्प करते हैं। एरियोलर टिश्यू पैकेजिंग में और बॉडी के रिपेयर में भी एरियोलर टिश्यू हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये फैट स्टोरिंग टिश्यू है। फैट को क्या करते हैं बच्चों, ये स्टोर करते हैं एडिपोज टिश्यू। ठीक है, अब होता क्या है, जो बच्चों ये जो सेल्स होते हैं एडिपोज टिश्यू के, वो बड़े बड़े हो जाते हैं और ओवल शेप के हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं, ये फैट को फैट ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं।
जब ये फैट को फैट ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में स्टोर कर लेंगे तो बच्चों उसकी वजह से ना जो सेल्स का शेप है वो बड़ा हो जाएगा और वो कुछ ओवल शेप के नजर आने लगते हैं। ठीक है, ये आप जैसे डायग्राम में देख रहे होगे, दिख रहा है आप सभी को कि ये सेल कुछ ओवल शेप के हो गए हैं और ये जो पार्ट है ये इसके अंदर फैट ग्लोब्यूल बोलते हैं इसे, इसके अंदर है फैट। ठीक है बच्चों, और जो सेल बच्चों फैट को स्टोर करते हैं उनको हम बोलते हैं एडिपोसाइट। उनको क्या बोलते हैं बच्चों? एडिपोसाइट। मतलब वो सेल्स जो फैट को स्टोर करेंगे उसको हम बोलेंगे एडिपोसाइट। ठीक है बच्चों, और ये ज्यादातर पाए जाते हैं इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड। ठीक है, स्किन में भी पाए जाते हैं, किडनी के अराउंड पाए जाते हैं और ब्लड वेसल्स के अराउंड भी बच्चों एडिपोसाइट या एडिपोस टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक है, और हाँ बच्चों, जो ओबेसिटी होती है ना, जो मोटापा होता है, वो क्या होता है, वो इन्हीं टिश्यूज में फैट की डिपोजिशन की वजह से हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों जब फैट की स्टोरेज हमारी बॉडी में हो जाती है तो वो एक इंसुलेटर की तरह भी काम करना शुरू करता है फैट। इंसुलेटर का मतलब होता है बच्चों, आपने देखा भी होगा कि इंसुलेटर क्या करते हैं, हीट को या इलेक्ट्रिसिटी को, कुछ भी हो, उसे पास नहीं होने देते अपने अंदर से। ठीक है, तो ये क्या करता है बच्चों, एडिपोस टिश्यू जो होता है ना हमारी बॉडी में, जहां पे एडिपोस टिश्यू होगा वहां पे एक लेयर बना लेगा और वो एडिपोस टिश्यू क्या करेगा, इंसुलेटर की तरह काम करेगा। मतलब हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देगा। ठीक है, तो इसीलिए जो होते हैं फैट की स्टोरेज क्या करती है, इंसुलेटर की तरह एक्ट करते हैं। तो बच्चों आपको ये एडिपोस टिश्यू और एरियोलर टिश्यू आई होप समझ में आ गया होगा। एडिपोस टिश्यू में हमने 2-3 बात हमारी इंपॉर्टेंट है। पहली कि ये फैट स्टोरिंग टिश्यू है। दूसरा, इसके जो सेल्स जो हैं वो बड़े हो जाते हैं फैट ग्लोब्यूल्स की वजह से। ठीक है, और जो सेल्स इसको स्टोर करेंगे, ये बच्चों फैट है, ई नहीं है यहां पे, हाँ, जो सेल्स फैट को स्टोर करेंगे उनको हम बोलते हैं एडिपोसाइट। ये कहां कहां ज्यादातर पाए जाएंगे, इंटरनल ऑर्गन्स के अराउंड होंगे एडिपोस टिश्यू, स्किन में, किडनी के आसपास होंगे, और ये टिश्यू बच्चों एज ए इंसुलेटर भी एक्ट करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है बच्चों, तो हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बच्चों हमारे टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। तो बच्चों टेंडन्स जो होते हैं ना बच्चों, ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में, मसल्स जो होती हैं उन मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ने का काम करते हैं। ये आप डायग्राम में दिख रहा होगा आपको कि ये जो मसल है, इस मसल को जोड़ने का काम कर रहे हैं ये टेंडन्स है। यहां पे ये टेंडन्स क्या कर रहे हैं, मसल्स को बोन के साथ, ये बोन है, बोन के साथ अटैच कर रहे हैं। मसल को टेंडन्स क्या कर रहे हैं, बोन के साथ अटैच कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो टेंडन्स होते हैं बच्चों, ये फाइब्रस टिश्यू होते हैं। अगर ये फाइब्रस टिश्यू है तो क्या करेंगे, इनके पास स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो बच्चों फाइब्रस टिश्यू होने की वजह से इनके पास स्ट्रेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है और फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। आपको पता ही, आपने प्लांट टिश्यू में भी देखा होगा, फाइबर्स जो होते हैं बच्चों स्ट्रेंथ अच्छी प्रोवाइड करते हैं लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास नहीं होती है। तो ऐसे ही टेंडन्स में भी यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी इनके पास कम है, लिमिटेड है, और लेकिन ये स्ट्रेंथ इनके पास काफी है। ठीक है बच्चों, और बच्चों टेंडन्स में क्या होता है, इनको हम व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। इनको हम बोलते हैं बच्चों व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ऐसा इसलिए बोलते हैं बच्चों, इनमें क्या होता है ना, एक कोलेजन नाम का प्रोटीन की डिपोजिशन हो जाती है। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ने बोलते हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कोलेजन की वजह से बच्चों इनको हम व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, ये कोलेजन फाइबर्स होते हैं बच्चों, कोलेजन फाइबर्स होते हैं जो कि इसे ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा लेगामेंट्स क्या करते हैं बच्चों, लेगामेंट्स जो होते हैं ये बोन को बोन से अटैच करते हैं। ये डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि एक लेगामेंट, ये लेगामेंट है, लेगामेंट ने एक बोन को दूसरी बोन के साथ अटैच कर दिया है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं, बोन को, आप दो बोन्स को मतलब दो हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं। ऐसे ही बच्चों ये जो लिगामेंट्स होते हैं इनके पास क्या होती है, स्ट्रेंथ तो इनके पास कम होती है लेकिन इलास्टिसिटी इनके पास ज्यादा होती है। इलास्टिसिटी जो होती है ना बच्चों लिगामेंट्स के पास ज्यादा होती है
और स्ट्रेंथ जो होती है ठीक ठाक होती है, ठीक है। और इनको हम बोलते हैं येलो फाइब्रस टिश्यू। येलो फाइब्रस इसलिए बोलते हैं, इनमें किसका डिपोजिशन हो जाता है, इसमें होता है बच्चों एक प्रोटीन है जो डिपोजिट हो जाता है, या प्रोटीन होता है, डिपोजिशन नहीं, या होता है। ऐसे हम टेंडेंस में भी बोल सकते हैं कि एक प्रोटीन का होता है या डिपोजिशन होता है, बात एक ही है। तो इनमें होता है बच्चों इलास्टिन प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन। यहां पे बच्चों कोलेजन प्रोटीन ही होता है जो कि फाइबर्स बना लेता है, ठीक है। ये फाइबर से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये फाइबर्स कैसे लिख दिया सर ने, ठीक है। तो यहां पे होता है इलास्टिन, ELASTIN, इलास्टिन प्रोटीन। इलास्टिन प्रोटीन की वजह से बच्चों इनको येलो कलर मिलता है, और इलास्टिसिटी जो होती है ना लिगामेंट्स की, वो भी इसी की वजह से मिलती है इनके पास, ठीक है बच्चों। तो आपको टेंडेंस और लिगामेंट्स क्लियर हो गए होंगे। टेंडेंस बोन टू बोन अटैच करते हैं या कनेक्ट करते हैं, इलास्टिक होते हैं, और इनको हम येलो फाइब्रस टिश्यू भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें इलास्टिन प्रोटीन क्या करता है, होता है या उसका डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई टेंडेंस एंड लिगामेंट्स की बात। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा बोन्स। बोन्स जो होते हैं बच्चों, बोन्स हार्ड जो होते हैं, पहली बात तो ये बोन क्या करते हैं, हमारा स्केलेटन सिस्टम बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। बोन्स क्या करते हैं, स्केलेटन सिस्टम हमारा बनाते हैं, ठीक है, फॉर्म स्केलेटन सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो पहला तो यही हो गया इसमें कि ये हमारा स्केलेटन सिस्टम बनाते हैं बोन्स, ठीक है। दूसरा ये कि ये हार्ड होते हैं। हार्ड होंगे तो रिजिड भी होंगे। रिजिड मतलब बच्चों ठोस। फ्लेक्सिबल नहीं होते, फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू नहीं होते, ये होते हैं नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू, मतलब हम इन्हें मोड़ तोड़ नहीं सकते, हार्ड होते हैं। हार्ड हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी इनमें नहीं होगी, ठीक है बच्चों। एक बात और, जो बोन्स होती है ना बच्चों हमारी, वो बोन्स जिन सेल से मिलकर बनी हुई होती हैं उनको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, या हम कह सकते हैं द सेल्स विच फॉर्म बोन्स आर नोन एज ऑस्टियोसाइट्स। ये आप ध्यान रखिएगा, आप ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं उनको, ठीक है बच्चों। और बोन्स जो होती हैं बच्चों वो हमारी, उनमें कैल्शियम और फास्फोरस प्रेजेंट होता है, या रिजर्वॉयर होते हैं वो, ठीक है। बोन्स, हमारी बोन्स जो होती हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस की ग्रेट रिजर्वॉयर होती हैं, मतलब इनमें कैल्शियम और फास्फोरस ठीक ठाक अमाउंट में होता है, ठीक है बच्चों। और एक बात और, जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं बच्चों, लॉन्ग बोन जो होती हैं ना, जैसे ये फीमर है, ये फीमर है, मैं आपको बता देता हूं, फीमर का ये डायग्राम है। ये जो लॉन्ग बोन्स है बच्चों, ये अंदर से, इनके अंदर एक होलो कैविटी होती है, मतलब एक खोखली सी जगह होती है, उसको हम बोलते हैं बच्चों मैरो कैविटी। इसको बोलते हैं मैरो कैविटी, MARROW कैविटी। मैरो कैविटी के अंदर ही बोन मैरो होती है, विच इज फुल ऑफ बोन मैरो, ये फटा, ठीक है। लॉन्ग बोन जो होती है बच्चों वर्टिब्रेट्स की, वो क्या करती हैं, उनमें एक होलो कैविटी होती है जिसको हम मैरो कैविटी बोलते हैं, और ये मैरो कैविटी जो होती है बच्चों, ये बोन मैरो से भरी हुई होती है। और बोन मैरो क्या करते हैं बच्चों, बोन मैरो हमारे ब्लड की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, या हम कह सकते हैं, या मैं लिख ही देता हूं, हेल्प इन ब्लड फॉर्मेशन, हेल्प इन ब्लड फॉर्मेशन, ब्लड फॉर्मेशन। तो बोन में बच्चों हमने देखा कि स्केलेटन सिस्टम हमारा बनाती है, ये हार्ड, रिजिड और नॉन फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। रिजर्वॉयर हैं कैल्शियम और फास्फोरस के, और एक है हमारा जो सेल्स बोन को बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है बच्चों। अब हम वहीं देख लेते हैं बच्चों कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज जो होता है बच्चों, कार्टिलेज एक फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लेक्सिबल के साथ साथ बच्चों एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू भी है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल है कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या करता है, हमारे जॉइंट्स और बोन को प्रोटेक्ट करता है, जॉइंट्स को और बोन्स को प्रोटेक्ट करता है। आप सभी को पता होगा कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ये ऐसे होती है ना, तो इनके बीच में क्या होता है बच्चों, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, आपने देखा भी होगा डायग्राम्स में। ये बच्चों कार्टिलेज ही होता है। ये क्या करता है, दो बोन्स को आपस में टकराने से रोकता है या प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगर बच्चों ये दोनों आपस में बोन जुड़ गई, या मान लीजिए यहां से कार्टिलेज नहीं हुआ, तो ये बोन क्या करेंगे, आपस में मर्ज हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, फिर हम एकदम बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहेंगे, हम अपनी कमर को इधर उधर हिला डुला नहीं सकते, ठीक है। तो ये कार्टिलेज क्या करते हैं,
फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से हमें फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं और हमारे बोन्स को और जॉइंट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इनको हम बच्चों इंटरवर्टिबल डिस्क बोलते हैं। ठीक है, ये वर्टिब्रेट जो है ना, ये वर्टिब्रा, इसके बीच की जो डिस्क है ना, ये कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई होती है और इनको हम इंटरवर्टिबल डिस्क बोलते हैं। ठीक है, एक बात बच्चों सेम है, जैसे हमने देखा था कि बोन फॉर्मिंग सेल ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, वैसे ही यहां पे कार्टिलेज जो सेल्स बनाएंगे कार्टिलेज को, उनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रियोसाइट्स। कॉन्ड्रियोसाइट्स जो सेल कार्टिलेज बनाएंगे उनको हम बोलेंगे कॉन्ड्रियोसाइट्स। एक बात और बच्चों, ये एवेस्कुलर होते हैं, कार्टिलेज जो होते हैं ना बच्चों एवेस्कुलर। एवेस्कुलर का मतलब होता है कि इनके पास ब्लड सप्लाई नहीं होती, डू नॉट हैव ब्लड सप्लाई नहीं होती बच्चों, इसलिए इनको एवेस्कुलर बोलते हैं हम कार्टिलेज को। ठीक है, ये पाए जाते हैं बच्चों एपिग्लॉटिस में, लैरिंग्स में, ट्रैकियल रिंग्स में, पिना में और एंड ऑफ लॉन्ग बोन्स जो होती है ना, उनके एंड पे भी बच्चों कार्टिलेज पाए जाते हैं। और इंटरवर्टिबल डिस्क, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यहां पे इंटरवर्टिबल डिस्क में भी कार्टिलेज पाए जाते हैं। एपिग्लॉटिस में भी होते हैं बच्चों ये। ठीक है, लैरिंग्स में भी होते हैं, लैरिंग्स बच्चों वॉइस बॉक्स होता है। ठीक है, ट्रैकियल रिंग्स, देखो बच्चों ये जो ट्रैकिया है ना, इसमें जो शी शेप की रिंग्स होती हैं, ये जो रिंग्स होती है ना बच्चों, ये भी कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कार्टिलेज की बात। कार्टिलेज में आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे जॉइंट्स और बोन को बचाएगा। कॉन्ड्रियोसाइट्स जो होते हैं वो सेल्स होते हैं जो कार्टिलेज बनाएंगे। अगला है कि ये एवेस्कुलर होते हैं, इनके पास क्या नहीं होता, ब्लड सप्लाई नहीं होती है। और ये कहां कहां प्रेजेंट होते हैं, आपको इनमें से एक दो याद रखिएगा। एक तो यही आपको याद रहेगा कि इंटरवर्टिबल डिस्क में प्रेजेंट होते हैं। पिन्ना बच्चों ये हमारा ईयर होता है ना, एक्सटर्नल ईयर, इसको पिन्ना बोलते हैं, जो कार्टिलेज का होता है। इसे मतलब ऐसे मोड़ेंगे हम तो ये टूटता नहीं है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था कि ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है कार्टिलेज। तो ईयर पिन्ना भी कार्टिलेज का ही एक एग्जाम्पल है। एक और आप इसमें ऐड कर सकते हो बच्चों, नोज, हमारी नोज की टिप जो होती है ये भी कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई होती है। ओके, अब हम बढ़ते हैं बच्चों, थोड़ा आगे देखते हैं बोन्स के आगे है ब्लड जो होता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा आप इसे। ब्लड जो होता है बच्चों, ये इसको हम बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या करता है बच्चों, ये हमारी बॉडी में ब्लड जो होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में। ऑक्सीजन को मतलब लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर टिश्यूज तक पहुंचाएगा और टिश्यूज से कार्बन डाइऑक्साइड को लाके लंग्स को दे देगा और लंग्स क्या करेंगे, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर देंगे। तो ब्लड जो होता है ना बच्चों, ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, इसीलिए बच्चों हम इसको बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड को, ये आप ध्यान रखिएगा कि ब्लड को हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है, अगला जो ब्लड होता है बच्चों, इसमें प्लाज्मा होता है। ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स में बच्चों हमारा आरबीसी आ जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आ जाते हैं, डब्ल्यूबीसी, ये ब्लड सेल्स होते हैं बच्चों। ठीक है, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो ब्लड जो होता है बच्चों, ब्लड वो हमारी बॉडी का अप टू 8% ऑफ वेट के बराबर होता है, मतलब इट मेक अप ऑफ 8% ऑफ आवर बॉडी वेट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एवरेज अडल्ट पर्सन में, एक नॉर्मल पर्सन में 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड होता है। ठीक है बच्चों, अगर फीमेल है तो ये 4 to 5 लीटर हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गई ब्लड की बात। पहला नंबर पॉइंट क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। प्लाज्मा, ब्लड सेल और प्लेटलेट्स में पाए जाते हैं। तीसरा ये कि हमारी बॉडी के अप टू 8% जो होता है ना वेट, वो ब्लड का ही होता है, ऐसे आप समझ लीजिए। लास्ट है कि एक एडल्ट पर्सन में, एक नॉर्मल इंसान में कम से कम 5 से 6 लीटर जो होता है ना खून, वो प्रेजेंट होता है। अगर फीमेल है तो 4 to 5 लीटर हो सकता है। तो डिस्कस करते हैं बच्चों ब्लड प्लाज्मा से। ब्लड प्लाज्मा जो होता है ना बच्चों, ब्लड प्लाज्मा जो होता है, ब्लड का 55% ऑफ ब्लड में प्लाज्मा होता है। ठीक है, ये प्लाज्मा क्या करता है बच्चों, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा,
हार्मोन्स के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करेगा। बॉडी में जो विटामिन्स होंगे, विटामिन्स के बॉडी के हर पार्ट्स तक विटामिन्स को पहुंचाएगा, और जो वेस्ट होता है उसको भी ब्लड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करेगा। जो बच्चों हमारी CO2 होती है ना, मैंने आपको बताया कि ब्लड जो है हमारा CO2 को वापस लाता है, तो जो CO2 होती है ना बच्चों वापस आती है टिश्यू से, वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होके आती है। ठीक है, तो प्लाज्मा जो होता है हमारे ब्लड का, कम से कम 55% ऑफ ब्लड में प्लाज्मा होता है, जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, हार्मोन्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, विटामिन्स को हमारी बॉडी तक, मिनरल्स को पहुंचाएगा, और वेस्ट मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम बच्चों आरबीसी की। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स हम इन्हें बोलते हैं, या हम कह सकते हैं कि रेड ब्लड सेल भी हम इन्हें कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो इसकी हो गई फुल फॉर्म। आरबीसी जो होता है बच्चों, इसको दूसरा नाम है इसका एरिथ्रोसाइट, हम इसे कह सकते हैं, कह क्या सकते हैं, है इसका नाम एरिथ्रो, ERYTHRO साइट। आरबीसीज को बच्चों हम एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं, और इसकी फुल फॉर्म थी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, CORPUSCLS। ठीक है बच्चों, एरिथ्रोसाइट हम इसे बोलते हैं, और आरबीसी की फुल फॉर्म क्या हो गई, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। आरबीसी जो होते हैं बच्चों, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होते हैं, ये मोस्ट अबेंडेंट होते हैं हमारी बॉडी में। तीनों ब्लड सेल मतलब बच्चों इसमें प्लेटलेट्स भी इनमें गिना हुआ है। ठीक है, 3 का मतलब यही है यहाँ पे। तीनों ब्लड सेल्स में जो होते हैं आरबीसी जो होते हैं मोस्ट अबेंडेंट होते हैं। ठीक है, आरबीसी जो होते हैं बच्चों ये बाइकॉन्केव शेप के होते हैं और विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, मतलब इनका शेप ना कुछ इस तरह से होता है, ऐसे शेप के होते हैं बच्चों। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस बच्चों इनमें इसलिए नहीं होता क्योंकि क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, तो इसीलिए इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, तो विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरबीसी के केस में बच्चों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बच्चों आरबीसी के अंदर हम, या फिर रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के अंदर एक प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन नाम का। हीमोग्लोबिन क्या करता है बच्चों, ये हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। आप सभी ने अपनी प्रीवियस क्लास में 8 में पढ़ा भी होगा कि हीमोग्लोबिन ना हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से बच्चों हमारा ब्लड रेड कलर का होता है। ठीक है, तो ये तो हो गई कलर की बात। अब इनका लाइफ स्पेन जो होता है बच्चों, हमारी बॉडी में सेल्स जो होते हैं आरबीसी, इनका लाइफ स्पेन होता है 128 डेज। 128 डेज तक ये सेल लिविंग होते हैं, इतना इनका जीवन काल होता है, या इतना इनका जीवन होता है। उसके बाद 120 दिन के बाद बच्चों ये सेल ना लीवर में चल जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लीवर में जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इनके जगह नए सेल्स ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, और ये क्या करते हैं आरबीसी बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हेल्प करेंगे, मतलब ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे आरबीसी। ठीक है बच्चों, तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या होगा, एरिथ्रोसाइट्स, मोस्ट अबेंडेंट होते हैं, बाइकॉन्केव शेप के होते हैं, न्यूक्लियस इनमें नहीं होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है बच्चों वो हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। 120 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है, और इतने के बाद ये लीवर में जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, और ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में। अब नेक्स्ट है बच्चों हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स या बच्चों व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स भी हम बोलते हैं इन्हें, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, CORPUS, या फिर बच्चों इनको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट, LEUCO, ल्यूकोसाइट्स भी हम इन्हें बच्चों बोलते हैं। और बच्चों WBC जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये राउंड हो सकते हैं या अमीबॉइड शेप के होते हैं। अमीबॉइड आपने देखा होगा कि अमीबा जो होता है बच्चों किस शेप का होता है, मतलब ऐसा कुछ, ऐसा किसी भी शेप का हो सकता है। वहीं WBC जो होते हैं ये भी या तो राउंड होंगे या अमीबॉइड शेप के होंगे। और एक बात और बच्चों, WBCs में न्यूक्लियस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। WBCs के केस में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये कलरलेस सेल्स होते हैं। ठीक है, WBCs का बच्चों लाइफ स्पेन 4 दिन का होता है। 4 दिन के बाद ये भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इनका काम होता है बच्चों WBCs का कि ये हमारी बॉडी में डिजीज से फाइट करते हैं।
हमारी बॉडी में डिजीज से फाइट करने में हेल्प करते हैं। करते क्या हैं ये? फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया या बाहर से कोई भी वायरस आएगा या फॉरेन बॉडीज आएगी, उसको ये क्या करेंगे? एंगल्फ करेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है हमारा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं बच्चों, ये एक्चुअली में सेल्स होते ही नहीं है। ठीक है, ये क्या होते हैं? बोन मैरो के कुछ जो बड़े बड़े सेल फ्रेगमेंट हैं या सेल्स हैं, उनके पार्ट होते हैं, उनके पीसेस होते हैं। लिखा भी हुआ है कि दे आर नॉट सेल्स बट द पीसेस ऑफ सेल फ्रेगमेंट ऑफ जाइंट सेल्स ऑफ बोन मैरो। ठीक है, इनका लाइफ स्पैन बच्चों क्या होता है? इनका लाइफ, हाँ बच्चों ये क्या करते हैं ना, मैं आपको पहले इनका फंक्शन बता देता हूं। ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं। मतलब खून को क्लॉट करने में या जमाने का काम करते हैं। मान लीजिए आपको चोट लग गई तो खून, क्या आपने देखा हो कि ब्लड जो है ना कुछ टाइम बाद रुक जाता है, बहना बंद हो जाता है। तो वहां पे क्या करते हैं? प्लेटलेट्स जो होते हैं बच्चों, जो हम आपकी बॉडी में कट लगा है उस कट पे जाके ये क्या करते हैं? एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और ब्लड को बाहर आने से रोक लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती। ठीक है, और इनका बच्चों लाइफ स्पेन 7 डेज का होता है। इनका लाइफ स्पेन 7 डेज का होता है। और ये जो होते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड बॉडीज होती हैं बच्चों, ये भी कलरलेस होती हैं, राउंड होती हैं। ठीक है, और हेल्प करती हैं ब्लड क्लॉटिंग में एट द साइट ऑफ इंजरी। हाँ, ये बच्चों इनके कुछ डायग्राम्स भी हैं। एरिथ्रोसाइट का है, प्लेटलेट्स का है, हाँ ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट, इसेनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ये तो आपको पता है बच्चों की जो ल्यूकोसाइट है ये तो WBC है। अब आप कहोगे सर ये मोनोसाइट, इसेनोफिल, बेसोफिल ये क्या है? बच्चों WBC के 2 पार्ट, हम इनको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। एक होता है ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा होता है नॉन ग्रेन्युलोसाइट। तो बच्चों ये जो 2 पार्ट है इनका, एक तो ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये दोनों जो है ना ये पार्ट हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। ये हैं पार्ट ए ग्रेन्युलो साइट के। ठीक है, और बच्चों दूसरा जो WBC का पार्ट होता है, और ये जो 3 है ये हैं ग्रेन्युलोसाइट के पार्ट। ठीक है बच्चों, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या क्या सेल्स दे दिए यहां पे। ठीक है, WBC के बच्चों 2 पार्ट होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ये जो मोनोसाइट है बच्चों और लिम्फोसाइट ए ग्रेन्युलो के पार्ट हैं, और ये बाकी के बच्चे 3 जो हैं ये ग्रेन्युलोसाइट के पार्ट। तो बच्चों ये हो गया बच्चों हमारा कनेक्टिव टिश्यू फिनिश, आई थिंक सो। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू फिनिश हो गया। अब हम बढ़ते हैं बच्चों आगे मस्कुलर टिश्यू के साथ। मस्कुलर टिश्यू शुरू करते हैं बच्चों। मैंने आपको बताया था कि मस्कुलर टिश्यू जो होता है बच्चों कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू कहने का मतलब ये कि ये जो टिश्यू होते हैं बच्चों ये हमारी बॉडी के लोकोमोशन में हेल्प करते हैं या मूवमेंट में हेल्प करते हैं बॉडी के। ठीक है, इसलिए इनको हम कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो बच्चों ये कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज होते हैं या मसल टिश्यूज होते हैं, इनके अंदर क्या होते हैं? इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, मतलब लंबे लंबे इलोंगेटेड ऐसे सेल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं मसल सेल्स। ठीक है, ऐसे इलोंगेटेड सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं मसल सेल्स। मसल सेल्स, इन मसल सेल्स की वजह से ही बच्चों हम अपनी बॉडी में मूवमेंट करा पाते हैं, और लोकोमोशन भी हम या चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वो सब हम मस्कुलर टिश्यू की वजह से ही करते हैं। ठीक है, और बच्चों मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं ना इनके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन बोलते हैं, जो कि मसल के कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। ये बच्चों कॉन्ट्रैक्शन है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉन्ट्रेक्टाइल नहीं है इसका मतलब, यहां पे है कॉन्ट्रैक्शन। मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में और रिलैक्स करने में ये हेल्प करते हैं मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू में बच्चों मैंने आपको अभी बताया कि कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं, इनका नाम होता है बच्चों कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का नाम होता है एक्टिन। एक तो होता है एक्टिन
और दूसरा होता है मायोसिन। दूसरा होता है मायोसिन, मायो, ठीक है बच्चों। ये होते हैं दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इन दोनों, यही दोनों प्रोटीन की वजह से बच्चों हमारी मसल क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को में मूवमेंट करा पाते हैं या लोकोमोशन परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये तो हो गया बच्चों छोटा सा डिस्क्रिप्शन कि मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं। ये बच्चों तीन तरह के होते हैं। एक तो होते हैं स्केलेटन टिश्यू या स्केलेटन टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू और एक कार्डिक मस्कुलर टिश्यू। अब शुरू करते हैं बच्चों स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू। स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू जो होते हैं बच्चों, ये सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, मतलब ऐसे होती हैं मसल्स, सिलेंड्रिकल शेप की मसल्स होती हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब है बच्चों यहां पे कि बहुत सारे इनके पास न्यूक्लियस होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब है बच्चों बहुत सारे न्यूक्लियस इनके पास होते हैं, और इनका जो न्यूक्लियस होता है ना बच्चों, वो पेरीफेरी पे प्रेजेंट होता है। पेरीफेरी का मतलब मान लीजिए एक सेल है, तो न्यूक्लियस जो है इसका इधर इसकी सेल वॉल के पास या इसके वॉल के पास प्रेजेंट होगा, उसको बोलते हैं बच्चों पेरीफेरी, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो होता है इनका पेरीफेरी पे होता है, और दूसरा ये सिलेंड्रिकल शेप के होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। ज्यादातर जो बच्चों स्केलेटन मसल्स होती हैं, ज्यादातर स्केलेटन मसल्स होती हैं ये बोन से अटैच होती हैं। अगर ये बोन से अटैच है तो ये क्या करेंगी, मूवमेंट में हेल्प करेंगी, मूवमेंट में हेल्प करेंगी। एक बात और बच्चों, जो स्केलेटन मसल्स होती है ना, उसके ऊपर कुछ लाइट बैंड, मतलब कुछ डार्क बैंड होता है। ये मान लीजिए डार्क बैंड है, फिर बीच में लाइट बैंड आएगा, फिर एक डार्क बैंड, ऐसे इनमें बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इनको बोलते हैं बच्चों स्ट्राइटेड मसल्स। स्केलेटन मसल को हम बच्चों स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें डार्क बैंड और लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं स्केलेटन मसल्स में स्टायरेशंस प्रेजेंट होती हैं। स्टायरेशन का भी मतलब वही है बच्चों कि लाइट बैंड और डार्क बैंड, ये डार्क है, ये डार्क बैंड है, और एक लाइट बैंड है, ये लाइट बैंड है। इनकी डार्क बैंड और लाइट बैंड के प्रेजेंट होने की वजह से हम इन्हें स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना स्केलेटन मसल्स में, वो है कि ये हमारी इच्छा के कंट्रोल में होती है। कहने का मतलब ये हमारे कंट्रोल में होती हैं ये मसल्स। जैसे मुझे अपना हाथ हिलाना है तो हम अपना हाथ हिला सकते हैं, ठीक है, हम जब चाहे अपना हाथ रोक सकते हैं, ठीक है। तो स्केलेटन मसल्स जो होती हैं वो अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल, कहने का मतलब है कि वो हमारी विल के कंट्रोल में होती हैं, तो या हमारे कंट्रोल में होती हैं, तो इसी को हम बोलते हैं वॉलेंटरी मसल्स। इसी प्रॉपर्टी के कारण हम इन्हें बोलते हैं वॉलेंटरी मसल्स। दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल, सो कॉल्ड वॉलेंटरी मसल्स। ये हमारी बच्चों इच्छा के अंडर होती हैं या हमारे कंट्रोल में होती हैं, तो हम इन्हें वॉलेंटरी मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये बच्चों आपको पता ही है कि स्केलेटन मसल क्या करेंगी, स्केलेटन सिस्टम से अटैच होंगी तो ये मूवमेंट में हेल्प करेंगी। तो कहां कहां ये प्रेजेंट हो सकती हैं, जैसे लिम्स में होती हैं, फेस में होती हैं बच्चों, नेक में होती हैं और डायफ्राम में होती हैं, ठीक है। यहां पे स्केलेटन मसल्स प्रेजेंट होती हैं। हाँ बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, स्केलेटन मसल्स को हम स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें लाइट बैंड और डार्क बैंड इनमें प्रेजेंट होते हैं। दूसरा, इनको हम वॉलेंटरी मसल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में होती हैं, इसीलिए हम इनको वॉलेंटरी मसल्स भी बोलते हैं। तो ये तो हो गई बच्चों स्केलेटन मसल्स की बात। अब हम बात करते हैं आगे स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो होती हैं बच्चों, स्मूथ मसल्स को हम पहले ही बता दूं मैं आपको, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जो मसल बच्चों हमारे कंट्रोल में नहीं होती या हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं, उनको हम बोलते हैं इनवॉलेंटरी मसल। उनको हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंटरी मसल। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की जो मसल्स होती हैं, जब आपका खाना डाइजेस्ट होगा, कि वो आपके कंट्रोल में तो होती नहीं है,
कि आपका जब मन किया कि आपने खाना डाइजेस्ट करना शुरू करा दिया अपनी मसल से, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, तो वो जो मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती उनको हम बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बच्चों ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये ज्यादातर प्रेजेंट होती हैं विसरल ऑर्गन्स में। जैसे मैंने आपको भी बताया था ना, डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल दिया था। ठीक है, या मैं आपको किडनी का एग्जांपल दूं या एक्सक्रीटरी सिस्टम का एग्जांपल दूं, तो इनकी मसल्स जो होती हैं हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो ये इनवॉलेंट्री हो गई। और ये बच्चों हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर होती हैं, इसीलिए हम इन्हें विसरल मसल्स भी बोलते हैं। या विसरल ऑर्गन का मतलब है बच्चों इंटरनल ऑर्गन्स, विसरल ऑर्गन्स का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स। ये स्मूथ मसल्स जो होती हैं ये हमारी इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर होती हैं, इसीलिए हम इन्हें विसरल मसल्स भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट और, ये बच्चों इनमें लाइट बैंड और डार्क बैंड नहीं होते। स्मूथ मसल्स में लाइट बैंड और डार्क बैंड नहीं होते, इसीलिए हम इनको बोलते हैं नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, क्योंकि इनमें लाइट बैंड और डार्क बैंड होते ही नहीं। एक बात और बच्चों, ये स्पिंडल शेप की होती हैं, कुछ ऐसे होती हैं, ये भी अनब्रांच्ड होती हैं, और इनमें बच्चों एक ही न्यूक्लियस होता है और वो भी बीच में होता है। एक ही न्यूक्लियस होता है और वो भी बीच में होता है। आप बच्चों इस मसल्स के केस में स्केलेटन हो, स्मूथ हो, कार्डिक हो, इनके न्यूक्लियस की पोजीशन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आपके बुक में भी ये पूछा हुआ है। एनसीईआरटी में एक टेबल बना रखा है और उसमें पूछा हुआ है कि स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल में न्यूक्लियस जो होते हैं वो कौन कौन से प्लेसेस पे होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये स्मूथ मसल स्पिंडल शेप की होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, और यूनी न्यूक्लिएट का मतलब है सिंगल न्यूक्लियस होता है बच्चों। ठीक है, और वो बीच में प्रेजेंट होता है, सेंट्रली प्लेस्ड होता है। ठीक है, स्मूथ मसल मैंने आपको बताया बच्चों ज्यादातर ये इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, यूरिनरी ब्लैडर, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, एलिमेंट्री कैनाल या आयरिस ऑफ आई। ठीक है, ये सब बच्चों हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इनमें ये प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल्स। अब नेक्स्ट है बच्चों हमारा कार्डिक मस्कुलर टिश्यू, या कार्डिक टिश्यू भी हम इसे कह सकते हैं। कार्डिक टिश्यू बात बच्चों आप इतना इसमें ध्यान रखिएगा, ये कार्डिक टिश्यू जो है ना, ये स्केलेटन का और स्मूथ का मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर है। स्केलेटन कार्डिक टिश्यू में या कार्डिक मस्कुलर टिश्यू में कुछ प्रॉपर्टी स्केलेटन की भी हैं और कुछ स्मूथ की भी हैं, मतलब दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। एक तो ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ब्रांच्ड होता है। ब्रांच्ड होने का मतलब बच्चों ये ऐसा होता है, मतलब ये मसल है एक, ये दूसरा है, ये तीसरा है। स्केलेटन में तो बच्चों ये तीनों सिलेंड्रिकल शेप की, मेरा मतलब ये सारी मसल सिलेंड्रिकल शेप की होती हैं और अनब्रांच्ड होती हैं। अनब्रांच्ड का मतलब बच्चों ये ब्रांच में नहीं होती। लेकिन कार्डिक में क्या होता है ना, ऐसे ब्रांचिंग होती है इनकी आपस में, ऐसे ये ब्रांच में होती हैं कार्डिक मसल्स। ठीक है, और इनमें भी बच्चों सिंगल न्यूक्लियस होता है, वो भी सेंटर में प्लेस्ड होता है। कार्डिक में सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहां पे बीच में प्रेजेंट होगा, और इसके केस में बच्चों यहां पे ऐसे पेरीफेरी पे प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस। कार्डिक बच्चों ध्यान रखिएगा सिलेंड्रिकल होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें ब्रांचिंग होती है आपस में। जो सिलेंड्रिकल मसल्स हैं या कार्डिक मसल हैं वो अटैच होती हैं एक दूसरे से। ठीक है, और इनमें बच्चों एक बात और, कुछ स्टायरेशंस भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनके पास डार्क बैंड और लाइट बैंड भी होते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि दोनों की प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है? सिलेंड्रिकल शेप की है, दूसरा स्टायरेशन इनमें प्रेजेंट है। ठीक है, और स्मूथ की प्रॉपर्टी क्या है? यूनी न्यूक्लिएटेड है और सेंट्रली प्लेस्ड है। और इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, मतलब बच्चों कार्डिक मसल जो है ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। ये भी हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं होती। ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। ये कार्डिक मसल जो होती है ना बच्चों, हमारे हार्ट में होती हैं, ये हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। अब हार्ट में प्रेजेंट होंगी तो बच्चों हमारे कंट्रोल में तो होने वाली नहीं है कि जब मन करा कि अपनी हार्ट बीट चालू कर ली और जब बंद कर ली, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसलिए कार्डिक मसल्स जो होती हैं हमारी वो इनवॉलेंट्री होती हैं। ठीक है, और हार्ट का फंक्शन क्या है बच्चों? ब्लड को पंप करता है, तो वही इसमें लिखा हुआ है कि पंप ब्लड फ्रॉम हार्ट इनटू द वेसल्स एंड शो द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है बच्चों,
ये हो गए बच्चों हमारे कार्डिक टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू फिनिश। मस्कुलर टिश्यू बच्चों इतना ही है, 3 पार्ट है इसके, स्केलेटन, स्मूथ एंड कार्डिक। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले टिश्यू और लास्ट टिश्यू के ओर, वो है हमारा नर्वस टिश्यू। ठीक है बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट विद नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो है बच्चों छोटा सा है, और आप इसे अच्छे से समझिएगा, और इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, नर्वस टिश्यू जो होता है बच्चों, ये हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है। ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी से सिग्नल्स को रिसीव करता है स्टिमुलस एंड ट्रांसमिट एंड देयर ट्रांसमिशन एज नर्व इंपल्स। ठीक है बच्चों, मतलब बच्चों ये हमारी बॉडी में नर्व सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट या उनके ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। ठीक है, रिसीविंग स्टिमुलस का मतलब होता है बच्चों चेंज इन एनवायरनमेंट। स्टिमुलाई जो होती है ना, स्टिमुलाई का मतलब होता है बच्चों चेंज इन एनवायरनमेंट। जैसे मान लीजिए आपको चींटी ने काट लिया, आपके हाथ पे एक चींटी ने, आंट ने काट लिया, अब आपको दर्द होगा। अब दर्द कैसे होगा बच्चों, आपको जैसे ही चींटी ने काटा तो वहां पे कुछ रिसेप्टर्स थे, रिसेप्टर्स ने क्या किया, स्टिमुलस जनरेट किया, मतलब वो जो आपके स्किन थी वहां पे एक स्टिमुलस वो जनरेट हुई। उस स्टिमुलस को नर्व सिग्नल्स के थ्रू या नर्व सेल्स के थ्रू या हम कह सकते हैं नर्वस टिश्यू के थ्रू वो एक इंपल्स बनी और वो हमारे ब्रेन तक गई और हमें पता चल गया कि एक आंट ने हमें काट लिया है। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू क्या करते हैं बच्चों, ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में नर्व सिग्नल्स या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं नर्वस टिश्यू। ठीक है, नर्वस टिश्यू जो होते हैं बच्चों ये नर्व सेल से मिलके बने हुए होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ नर्व सेल्स। इन्हीं नर्व सेल्स को बच्चों हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, और बच्चों न्यूरॉन्स जो होते हैं या नर्व सेल्स जो होते हैं वो 1 मीटर तक के भी हो सकते हैं लेंथ में। ठीक है, दे मे बी एज लॉन्ग एज अ मीटर। ठीक है, इसलिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे। नर्वस टिश्यू क्या करते हैं बच्चों, हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। ये है बच्चों क्या करते हैं, नर्व इंपल्स के ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं, या नर्व इंपल्स के या नर्व सिग्नल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये तो हो गए बच्चों नर्वस टिश्यू की बात। नर्वस टिश्यू को बच्चों हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। जो बच्चों सेल बॉडी होती है ना, ये इसको हम बोलते हैं, देखो ये मान लीजिए एक नर्व मैं बना ही देता हूं, एक न्यूरॉन्स, ये ठीक है, ये जो पार्ट है ना बच्चों, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। ठीक है, यहां पे डेंड्राइट्स होते हैं वैसे तो, इसको बोलते हैं बच्चों सेल बॉडी। सेल बॉडी का दूसरा नाम भी है बच्चों साइटोन, दूसरा नाम है इसका सेल बॉडी का साइटोन। ये बच्चों स्टार शेप का होता है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया। हम डायग्राम से देख लेते हैं, डायग्राम देखो, ये है बच्चों पूरा साइटोन, ये लिखा भी हुआ है इसमें, इतना पार्ट जो है ये पूरा ये है साइटोन। मैं अच्छे से बनाता हूं, ये बच्चों पूरा है साइटोन। ठीक है, या सेल बॉडी और सेल बॉडी। ठीक है, और ये बच्चों स्टार शेप का आपको दिख भी रहा है, तो ये स्टार शेप का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों सेल बॉडी में या साइटोन में, साइटोप्लाज्म होता है और एक लार्ज न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म होता है, एक लार्ज न्यूक्लियस होता है। ये तो बात हो गई सेल बॉडी की। सेल बॉडी से बच्चों हम जैसे ही नीचे बढ़ते हैं, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बच्चों एक्सॉन। ये आप देख लीजिए, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये लंबा सा जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, ये एक्सॉन करता क्या है बच्चों, ये एक तो ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, मतलब लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल पार्ट होता है जो कि साइटोन से निकला है। ठीक है, और ये बच्चों नर्व इंपल्स के कंडक्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा मैं आपको समझा देता हूं पहले। ये बच्चों जो डेंड्राइट्स आप देख रहे हो, ये डेंड्राइट्स जो आप देख रहे हो, ये क्या करेंगे बच्चों, स्टिमुलस को रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद वो स्टिमुलस जाएगी एक्सॉन, सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन तक। अब एक्सॉन क्या करेगा, उस
इंपल्स को अपने थ्रू कंडक्ट कराएगा, मतलब ट्रांसमिशन में हेल्प करेगा। डेंड्राइट ने स्टिमुलस रिसीव करा, एक्सॉन क्या करेगा, उसके ट्रांसमिशन में हेल्प करेगा और वो उसे पहुंचाएगा दूसरे न्यूरॉन तक। अब बच्चों यहां पे ये तो एक्सॉन की ब्रांचिंग आ गई, ठीक है। यहां पे ये अटैच होंगे बच्चों दूसरे न्यूरॉन से, यहां पे एक दूसरा न्यूरॉन अटैच होगा। फिर ऐसे ही इंफॉर्मेशन जो है या स्टिमुलस जो है हमारे ब्रेन तक जाती है, ठीक है। डेंड्राइट्स रिसीव करेंगे, एक्सॉन क्या करेगा, उसका ट्रांसमिशन में हेल्प करेगा, ठीक है। फिर अगला न्यूरॉन्स आएगा, उसके डेंड्राइट्स स्टिमुलस रिसीव करेंगे। ऐसे करते करते बच्चों ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है, ठीक है। तो ये यहां पे लिखा भी हुआ है कि कंडक्ट इंपल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू अदर न्यूरॉन्स। एक्सॉन क्या करेंगे, आप बच्चों आप सिंपल से याद रखिए, लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल बॉडी से निकला है, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये इंपल्स के ट्रांसमिशन में हेल्प करेगा, उसके कंडक्शन में हेल्प करेगा दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचने के लिए, ठीक है। डेंड्राइट्स जो होते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था अभी कि ये स्मॉल होते हैं और ब्रांच्ड शेप, मतलब ब्रांच्ड होते हैं, हाईली ब्रांच्ड होते हैं। ये आप डायग्राम में देख रहे हो कि ब्रांचिंग है, कितनी सारी ब्रांचिंग है, ठीक है, डेंड्राइट्स की। तो डेंड्राइट्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, हाईली ब्रांच्ड होते हैं। ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं स्टिमुलस को, कहां से, प्रीवियस एक्सॉन से, ठीक है, और उसको साइटोन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों ये जो वो न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन है, इसके नीचे बच्चों एक और होता है, ऐसा ही न्यूरॉन होगा। मैं दिखा देता हूं आपको थोड़ा सा बना के। ऐसे ही बच्चों एक और, ऐसे ही यहां पे एक और ऐसा ही वो होगा, न्यूरॉन होगा, जिससे कि ये एक्सॉन के एंडिंग, एक्सॉन का जो एंड पार्ट है वो अटैच होगा, ठीक है। और वो भी ऐसे ही सेम सिग्नल को रिसीव करेगा और हमारे ब्रेन तक पहुंचाएगा, सिंपल। अब बच्चों हम इसे एक बार रिवाइज करते हैं। डेंड्राइट्स जो होते हैं स्मॉल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, वो क्या करेंगे, न्यूरॉन से, पहले वाले अपने से आगे वाले न्यूरॉन से स्टिमुलस को रिसीव करेंगे, वो उसे साइटोन तक ले जाएंगे। साइटोन क्या करेगा, एक्सॉन को उस स्टिमुलस को प्रोवाइड करेगा, स्टिमुलस को देगा, और एक्सॉन क्या करेगा, उस सिग्नल को अगले न्यूरॉन तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। वहां पे क्या होंगे बच्चों, फिर से डेंड्राइट्स होंगे। अब डेंड्राइट्स उस इंफॉर्मेशन को उससे ले लेंगे, ठीक है। ऐसे ही बच्चों ये प्रोसेस कम चलता रहता है। तो ये तो हो गया बच्चों नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या करते हैं, हमारी बॉडी के नर्व इंपल्स के कंडक्शन में हेल्प करते हैं, न्यूरॉन से मिलकर बने हुए होते हैं। 3 इनके पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन और डेंड्राइट्स। और सेल बॉडी को हम साइटोन कहते हैं। साइटोन स्टार शेप का होता है, साइटोप्लाज्म होता है और उनके पास लार्ज न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एक बात और बच्चों, नर्व इंपल्स जो होते हैं बच्चों, जो सिग्नल्स हमारे नर्व फाइबर से पास होते हैं उनको हम बोलते हैं नर्व इंपल्स, उनको हम नर्व इंपल्स बोलते हैं। द सिग्नल्स दैट पास थ्रू द नर्व फाइबर्स या नर्व सेल्स, उनको हम बोलेंगे नर्व इंपल्स, ठीक है बच्चों। तो यहां पे फिनिश हो गया हमारा नर्वस टिश्यू। एक बात और बच्चों, हम डायग्राम आपको दिखाई देता हूं मस्कुलर टिश्यू का। देखो स्केलेटन मसल्स में हमने देखा था, हमने पढ़ा था कि उनका न्यूक्लियस पेरीफेरी पे होता है। तो ये आप देखिए पेरीफेरी पे न्यूक्लियस है। हमने देखा था उनमें लाइट और डार्क बैंड होंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो ये डार्क बैंड है, ये कुछ डार्क पोजीशन है इसका, ये लाइट बैंड है। उसमें हमने देखा था बच्चों कि अनब्रांच्ड होते हैं। अनब्रांच्ड होते हैं मतलब देखो सिलेंड्रिकल शेप की है और सिंगल मसल अलग है। ये मसल अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। वहीं बच्चों हमने स्मूथ मसल में देखा था कि ये देखो स्पिंडल शेप की होती हैं। तो ये देखो स्पिंडल शेप की हैं। हमने उसमें पढ़ा था कि सिंगल न्यूक्लियस होता है तो एक ही न्यूक्लियस है। और ये भी अनब्रांच्ड थी, तो देखो अनब्रांच्ड है, ठीक है। और बच्चों वहीं हमने कार्डिक मसल्स के बारे में देखा था कि इनके में भी एक ही न्यूक्लियस होगा। तो देखो एक मसल के पास एक न्यूक्लियस है और वो भी सेंटर में प्लेस है। हमने इसमें और क्या देखा था कार्डिक में कि ये ब्रांच्ड होती हैं। तो देखो ये ब्रांचिंग है इसमें, ठीक है। हमने ये भी देखा था कि इनके में स्टायरेशंस प्रेजेंट होती हैं, मतलब डार्क बैंड और लाइट बैंड होते हैं। तो आप देख सकते हो, देखो ये डार्क बैंड है, ये यहाँ पे लाइट बैंड है, ठीक है। तो ये बात हो गई बच्चों नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू की। और इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर होता है हमारा फिनिश, ठीक है बच्चों।
ये चैप्टर हमने अपना टिश्यू चैप्टर आज कर लिया है फिनिश। तो बच्चों मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और नए चैप्टर के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए ग्रेट डे।